हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 11 के रिलेशंस फंक्शंस में कुछ फंक्शंस के बारे में बात किया था। कई 5-6 फंक्शंस के बारे में बात किया था। आपको सारे रियल फंक्शंस बताए थे और रियल फंक्शंस क्या होते हैं ये भी बताए थे कि रियल फंक्शंस क्या होते हैं। रियल फंक्शंस होते हैं जो फंक्शंस के डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर से आते हैं, जिसके डोमेन और कोडोमेन यानी कि रेंज भी रियल नंबर से आते हैं, उसे हम रियल फंक्शंस कहते हैं। और भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हमसे रह गया था, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका यूज भी आपको आगे कैलकुलस में काफी होने वाला है, इसलिए आपके लिए जानना काफी जरूरी है। चलिए हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को समझते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होते क्या है। अब तो आपको इतना पता चल गया, फंक्शंस हम इस तरह से लिखते हैं, यानी कि ये क्या है, फंक्शंस का मतलब है आउटपुट। हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है, कुछ अगर हम इनपुट देते हैं तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। fx इक्वल टू बॉक्स ब्रैकेट के अंदर x को लिखते हैं। तो इस बॉक्स ब्रैकेट का मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। इसका हम ग्राफ भी बनाएंगे। फंक्शंस की ग्राफ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं और टेबल में हम काफी सारे इनपुट के वैल्यूज लेते हैं और देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आने वाला है। फिर उसके बेसिस पर हम ग्राफ बनाते हैं और फिर हम डोमेन और रेंज को भी समझते हैं। चलिए इसके लिए भी हम टेबल बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, एक काफी लंबा सा टेबल बनाए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ देखना है ये फंक्शंस का नेचर क्या है। फंक्शन का नेचर कैसे समझेंगे, फंक्शंस का नेचर में यहाँ पर हम इनपुट का वैल्यू यानी कि x का वैल्यू लिखे हुए हैं और इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट आने वाला है उसको भी लिखे हैं। इसी से हम इस फंक्शन का नेचर का स्टडी करेंगे। इस टेबल को समझने के लिए हम एक करते हैं, एक नंबर लाइन ले लेते हैं। बच्चों, इस नंबर लाइन को अगर आप गौर से देखते हैं, x का वैल्यू है 0.001। x का वैल्यू 001 है, तो हमें y के वैल्यू यहां पर क्या आने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का जो डेफिनेशन है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या आने वाले हैं। अगर x का वैल्यू इनपुट अगर 0.001 देते हैं या कुछ भी नंबर देते हैं, तो ये देखेगा कि 0.001 जो आपका इनपुट दिया हुआ है उससे छोटा, उससे स्मॉलर और इक्वल कौन सा इंटीजर है। हमने क्या कहा, जो इनपुट वैल्यू आपको मिलेगा, फंक्शन क्या आउटपुट देगा, फंक्शन देखेगा कि उस वैल्यू के इक्वल में कौन सा इंटीजर है या तो उससे स्मॉलर कौन सा इंटीजर है। आप देख रहे हैं 0.001 कोई इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये तो एक डेसिमल फ्रैक्शन है। तो 0.001 से स्मॉलर को देखना है, तो 0.001 कहाँ आने वाला है, 0.01 यहाँ पर आने वाला है, 0 के काफी नजदीक आने वाला है। तो 0.001 से छोटा यानी कि 0, ये इसको इस तरह से समझते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन आउटपुट इज द इंटीजर दैट इज इक्वल टू और लेस देन द इनपुट। आउटपुट क्या होने वाला है, 0.001 से अगर इक्वल है, अगर इंटीजर है और वो इक्वल है, और या अगर इक्वल नहीं है तो क्या देखेंगे, उसे छोटा है। तो 0.001 से 0.001 तो इंटीजर है नहीं, तो हम क्या देखेंगे, उसे छोटा
यानी कि y का वैल्यू 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है एंड सो ऑन। इसमें से देखना है कि इन इंटीजर्स में से व्हिच इंटीजर इज द ग्रेटेस्ट। आपको मालूम है 0, -1, -2, -3 में से ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 0 है, इसलिए इसका y का वैल्यू क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। यानी कि जब आपका इनपुट 0.001 है तो आउटपुट आपको 0 मिल रहा है। यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक दो वैल्यूज और देख लेते हैं। x का वैल्यू क्या है, 0.001 है, यानी कि x का वैल्यू थोड़ा सा इधर राइट साइड को मूव किया है, 0 से राइट साइड को मूव किया है ज्यादा, 0.001 से 0.1 ज्यादा बड़ा है तो राइट साइड को मूव कर रहा है, तो x का वैल्यू हमें मिल रहा है 0.01। y का वैल्यू क्या होने वाला है, हम इस डेफिनेशन को देखेंगे। अगर इनपुट हमारा कोई इंटीजर नहीं है, दिस इनपुट इज नॉट इक्वल टू एनी इंटीजर, देन वी विल सी दैट व्हिच इंटीजर्स आर लेस देन दिस वैल्यू। 0.001 से छोटा, यानी कि 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, और उसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 0 है। 0.01 से छोटा 0, -1, -2, -3 है, और उनमें से ग्रेटेस्ट 0 है, इसलिए दिस विल बी माय कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट। यानी कि x का वैल्यू अगर 0.01 भी है तो इस y का वैल्यू क्या है, 0 है। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं। x जब 0.5 है, इवन 0.5 इज नॉट एन इंटीजर, सो क्या देखेंगे, 0.5 यानी कि इसके मिडिल में है, तो इसका हम देखेंगे इफ इट इज इक्वल टू सम इंटीजर फाइन, इफ इट इज नॉट देन विल सी less than 0.5. Less than 0.5 is 0. -1, -2, -3, -4, -6 बहुत सारे इंटीजर्स हैं और उनमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, इसलिए x का वैल्यू अगर 0.5 डालेंगे तो उसमें भी हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का आउटपुट 0 ही आने वाले हैं। आप समझ रहे हैं, अगर इफ इट इज 0.99 x का वैल्यू आने वाला है, तो भी y का वैल्यू क्या आएगा, 0.99, यानी कि ये 1 के काफी करीब, लेकिन फिर भी दिस इज नॉट एन इंटीजर, सो हमें क्या देखना है, लेस देन 0.99। कौन सा इंटीजर है जिसका वैल्यू 0.99 से छोटा है, तो चलिए 0, -1, -2, -3 ये सारे इंटीजर्स जो है 0.99 से छोटा वैल्यूज है, और उनमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें 0 है, इसलिए इस हालत में भी हमारा y का वैल्यू 0 आ रहा है। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारा ये 1 पर आ जाता है, यानी कि x का वैल्यू जब 1 है तो हमें क्या देखना है, आउटपुट इज द इंटीजर इक्वल टू और लेस देन द इनपुट। आउटपुट इज द इंटीजर इक्वल टू और लेस देन द इनपुट। x इक्वल टू 1, यानी कि इनपुट जो है वो खुद एक इंटीजर है, तो इसके इक्वल टू जो इनपुट है, अगर इनपुट इंटीजर है तो आउटपुट भी आपका सेम इंटीजर आने वाला है, यानी कि इस जगह पर x का वैल्यू अगर 1 है तो y का वैल्यू भी 1 आने वाला है। हमने जितने सारे बॉक्स में किया, इसका कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट और आउटपुट का पेयर्स बना के दिखाए हैं, ताकि आपको पता चल रहा है कि हमारा ग्राफ किस तरह से बन रहा है। जब भी कोई इनपुट
फ्रैक्शन नंबर में है, यानी कि ये कोई इंटीजर नहीं है, तो हमें क्या देखना है, इसका लेस इंटीजर्स कौन सा है। लेस इंटीजर्स तो काफी सारे होंगे, लेकिन उनमें से जो ग्रेटेस्ट है वही हमारा आउटपुट आने वाले हैं। दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर और बढ़ते हैं, 1 से भी आगे बढ़ते हैं, तो 1.001। देखिए 1.001 जब आएगा तो 1 के काफी करीब आएगा, 1 के काफी करीब आएगा। 1 से जैसे ही आगे हमारा नंबर लाइन पे नंबर मूव किया तो 1.001 बन गया, लेकिन 1.001 इज नॉट एन इंटीजर, तो हमें क्या देखना है, लेस देन 1.001। सो लेस देन x इक्वल टू 1.001। सो y हमें देखना है 1.001 से लेस क्या है, 1.001 से लेस वैल्यू क्या है, 1 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, और इन सारे इंटीजर्स में ग्रेटेस्ट है 1। सो आवर आउटपुट विल बी 1। इन पॉजिटिव वैल्यूज का आप समझ गए हैं कि किस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस बिहेव करता है। अब चलिए हम देखते हैं नंबर लाइन पे हम जिस इंटीजर्स को छोड़ के रखे हैं, जैसा कि 0, -1, -2, -3, इसके बारे में भी देख लेते हैं। हम जब 0 पर आते हैं, अगर हम 0 पर आते हैं, x का वैल्यू अगर 0 देते हैं तो y का वैल्यू क्या आने वाला है, y भी हम देखेंगे, द इंटीजर इक्वल टू और लेस देन द इनपुट। यहां पर लेस देन देखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 इज एन इंटीजर। तो आप देख रहे हैं आउटपुट क्या है, आउटपुट इक्वल टू इनपुट ही आएगा, क्योंकि इनपुट आपका इंटीजर है, 0 इंटीजर है, इसलिए आउटपुट भी 0 आने वाला है। अब 0 से थोड़ा हम नेगेटिव साइड में चलते हैं, 0 से हम थोड़ा सा नेगेटिव चलते हैं, 0 के एकदम करीब में पड़ोस में चलते हैं तो हम माइनस में पहुंच जाएंगे, क्योंकि 0 के लेफ्ट में जैसे ही आप उसके पड़ोस में जाएंगे लेफ्ट को, आप नेगेटिव की तरफ चले जा रहे हैं। तो नेगेटिव 0.001, जब भी आप नेगेटिव 0.001 यहां पर आते हैं तो आपको क्या देखना है, x का वैल्यू नेगेटिव 0.001, तो y का वैल्यू देखना है कि नेगेटिव 0.001 इज नॉट एन इंटीजर। तो हमें देखना है नेगेटिव 001 से छोटा इंटीजर कौन सा है। छोटा इंटीजर यानी कि इंटीजर्स छोटा जब भी आप खोजे तो लेफ्ट साइड को छोटा रहता है, राइट साइड को बड़े इंटीजर रहते हैं। तो 0.001 जब 0 के करीब में है तो आपको लेफ्ट साइड में मूव करना है, इस साइड में देखना है, इस साइड में देखना है। तो -1, -2, -3, -4, और इनमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, -1 है, यानी कि x का वैल्यू अगर -0.001 है, आपको y मिलने वाला है -1। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, x का वैल्यू -0.5, x का वैल्यू जब -0.5 है, x इक्वल टू -0.5, सो -0.5 यानी कि इस जगह पर -0.5, 0 और -1 के बीच में, तो भी आप देख रहे हैं 0.5 इज नॉट एन इंटीजर। तो इसका -0.5 से छोटा, -0.5 से छोटा क्या है, -1 है, क्योंकि -0.5 यहां है और -1 और भी लेफ्ट को है, यानी कि लेफ्ट को जितना मूव करेंगे आपको छोटा बनता जाएगा। तो -1, -2, -3, -4, इसमें से ग्रेटेस्ट तो -1 है, इसलिए जब x का वैल्यू -0.5 है, y आपका आने वाला है -1। और इस तरह वो जब बढ़ते हुए जाएगा, जब तक -1 पर पहुंच नहीं जाएगा, जब तक -1 पर पहुंच नहीं जाएगा, x का वैल्यू जब तक -1 नहीं होगा तब तक y का वैल्यू -1 ही रहेगा। जब तक
x का वैल्यू -1 तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक y का वैल्यू -1 ही रहेगा। देख रहे हैं, जब भी 0 से गाड़ी लेफ्ट को चला -0.001 -0.5 -0.99 जब तक माइनस में -1 तक न पहुंच जाए तब तक -1 ही रहेगा। लेकिन ज्यों ही -1.001 -1.001 यानी कि -1 से बहुत करीब में जब -1.002 बन गया तो हमें क्या देखना है, इट इज नॉट एन इंटीजर। इसलिए ये जो इनपुट मिला -1.002 इससे छोटा यानी कि इससे छोटा वैल्यू क्या है, जो इंटीजर है यानी कि -2 है, -3 है, -4 है और इनमें से ग्रेटेस्ट -2 है। इसलिए अगर आपको x का वैल्यू अगर -1.002 सो y का वैल्यू -2 आने वाला है। जब तक x का वैल्यू -2 ना हो जाए, x का वैल्यू -2 ना हो जाए, देखिए x का वैल्यू -1.99 तक आप ले जाइए, -1.9999 कर दीजिए, तब तक हम क्या करेंगे, -2 तो इससे छोटा है, इसलिए आउटपुट आपको हमेशा -2 ही मिलेगा। लेकिन ज्यों ही आपका x का वैल्यू -2 हो जाएगा, y का वैल्यू -2 होगा, क्योंकि -2 itself इज एन इंटीजर। उम्मीद है इसका बिहेवियर आप समझ गए हैं कि ये क्या कह रहा है। x का वैल्यू जो ही आप कोई नॉन इंटीजर देंगे, इट इज नॉट एन इंटीजर, फिर आपका आउटपुट किस तरह से बिहेव करेगा वो देखेगा। वही हमारा ये नॉन इंटीजर से स्मॉलर इंटीजर कौन सा है, स्मॉलर इंटीजर कौन सा है, स्मॉलर इंटीजर में जो भी इंटीजर्स है उसमें से जो सबसे बड़ा है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट विल बी योर आउटपुट। लेकिन अगर इनपुट आपका इंटीजर है तो आपको आउटपुट सेम इंटीजर मिलने वाला है। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। चलिए ग्राफ बनाते हैं इसी डेटा के ऊपर, तो आपको ये फंक्शंस और भी अच्छी तरह समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारा XY कार्टेशियन प्लेन पर एक ग्राफ बनाते हैं और हम देखते हैं x का वैल्यू और उसका कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट। x का वैल्यू अगर हम 0.001 लेते हैं, x का वैल्यू जब पहला वाला 0.001 लिया यानी कि 0 के काफी करीब में है, काफी करीब में यानी कि लगेगा कि 0 से सटा हुआ है, तो x का वैल्यू अगर 0 से काफी सटा हुआ है, करीब में है, आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट 0 मिल रहा है। यानी कि x का वैल्यू अगर हम थोड़ा भी मूव करते हैं लेकिन वो 1 नहीं है, 0.001 है, यानी कि 0 के काफी करीब में है, तो जब तक ना 1 हो जाए, अब आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि जब तक ना x का वैल्यू 1 बन जाता है तब तक हमें क्या होगा, y का वैल्यू हमेशा 0 ही बनेगा। इसलिए x का वैल्यू जब भी इस पॉइंट पर 1 जब तक नहीं आए तब तक x का वैल्यू जैसे ही यहाँ पर रहेगा, y का वैल्यू भी हमें इसी जगह पर मिलता रहेगा, y भी हमें इसी जगह पर मिलता रहेगा। यानी कि ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, एक्स एक्सिस पे ही रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक ना ये 1 पर हमारा इनपुट पहुंच जाए। 1 पर जैसे ही इनपुट पहुंच जाएगा हमारा आउटपुट क्या बन जाएगा, आउटपुट यहाँ 1 पर आ जाएगा। जैसे ही इनपुट यानी कि x का वैल्यू 1 आया, हमारा आउटपुट यहाँ पर आ गया, 1 पर आ गया। लेकिन जब तक 1 तक नहीं आया,
जब तक 1 तक नहीं आया तब तक ये हमारा वैल्यू 0 ही आ रहा था, यानी कि 1 के जस्ट पहले तक हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, ये 0 से लेके जितना भी यहां से यहां हमारा वैल्यू है, ये हमारा आउटपुट है। इसलिए लेकिन ये हमारा पॉइंट जो है इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि x का वैल्यू जब 1 पर देते हैं तो हमारा आउटपुट 1 नहीं आता है। इसलिए हम इसको क्लोज्ड इंटरवल नहीं दे पाएंगे, इसको हमें ओपन इंटरवल देना है। और ओपन इंटरवल को हम कैसे शो करते हैं, ओपन इंटरवल को अब जब नंबर लाइन पर शो करते हैं तो हम इसको एक होलो सर्कल बनाते हैं। होलो सर्कल बनाने का मतलब है दिस वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि हमें ज्यों ही इनपुट का वैल्यू 1 आता है तो आउटपुट हमारा -1 से शुरू हो जाता है। अब चलते हैं 1 से आगे बढ़ते हैं। 1 से जब आगे बढ़ते हैं यानी कि 1.001, 1 पर तो 1 मिल गया, 1 से आगे बढ़ते हैं 1.001, यहाँ भी करस्पॉन्डिंग हमारा 1 ही बन रहा है, यानी कि यहाँ पर भी 1 बन रहा है। ये 2 तक जितने भी हैं सारे हमारा क्या बन रहे हैं, सारे हमारे 1 ही आ रहे हैं। आउटपुट हमको हमेशा 1 मिल रहा है, लेकिन 2 पर 1 नहीं मिल रहा है। 2 जैसे ही आप देते हैं आपका आउटपुट यहाँ पर 2 पर बनता है, यानी कि 2 के जस्ट पहले तक 2 से छोटा, ये 2 से छोटा जितने भी आपका इनपुट है वो आपका आउटपुट 1 तक जाता है, यानी कि 2 इज नॉट इंक्लूडेड। 2 पर हम ओपन सर्कल देंगे, 2 पर हम ओपन सर्कल देंगे क्योंकि 2 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस वैल्यू ऑफ y। y पे हमारा 1 नहीं मिलता है, अगर 2 रहता है तो हमें 1 नहीं मिलता है। 2 से छोटा जितने भी है 1.9999 कितने भी 9 लगा लो, आपका वैल्यू क्या होने वाला है, 1 होने वाला है, क्योंकि दैट विल बी लेस देन 2। लेकिन 1.9999 से ज्यों ही आप थोड़ा सा बढ़े और वो 2 पर पहुंच गया तो 2 पर हमारा आउटपुट क्या मिलने वाला है, 2 पर 2 मिलने वाला है, यानी कि 2 पर हमारा तो आउटपुट 2 मिलने वाला है। यानी कि इस तरह से 2 के बाद जो ही देते हैं तो आपका 2 पर 3 तक आपका सिर्फ 2 मिलने वाला है, और जो ही 3 पर पहुंच जाता है तो आपका ये 3 मिलने वाला है। इसलिए यहां से शुरू हो जाता है, फिर कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा यहाँ, इसलिए 3 इस जगह पर इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए इसको हम ओपन सर्कल देते हैं। यहाँ पर भी जब 3 यहाँ पर 4 पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर भी ओपन सर्कल देंगे। इस तरह से हमारा ग्राफ बनता है, और आप देख रहे हैं हाउ ब्यूटीफुली दिस इज लाइक ए स्टेयर, स्टेप्स वाइज चल रहा है, इसलिए इसे स्टेप ग्राफ भी बोलते हैं, इसे हम स्टेप ग्राफ भी बोलते हैं। The behavior of this graph is step graph. चलिए अब कुछ हम जीरो और नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। जीरो पर हमें क्या मिलता है, 0 पर 0 मिलता है, यानी कि 0 इज इंक्लूडेड। जब भी हमें 0 इनपुट देते हैं तो आप देख रहे हैं 0 पर 0 मिलता है, लेकिन -0.001 जो भी आपका 0 से लेफ्ट को -0.001 जाता है, -0.001 जाता है, तो आपका बन जाता है यहाँ पर -1।
आपको यहाँ पर मिलता है 0 से जैसे ही ये थोड़ा सा लेफ्ट को मूव किया यानी कि -0.001 हुआ तो आपका आउटपुट क्या बनने वाला है, -1 बनने वाला है। -1 बनता रहेगा जब तक ना वो -1 पर पहुंच जाए। -1 पर पहुंचेगा तो वो -1 होगा। जीरो पर आप दिख रहे हैं, 0 पर -1 नहीं है, 0 पर -1 नहीं है, लेकिन 0 ज्यों ही थोड़ा सा लेफ्ट को मूव किया आपका -1 बन गया। यानी कि -1 इज नॉट इंक्लूडेड ऑन दिस 0, इसलिए यहां पर हॉलो सर्कल बनेगा। -1 is the output when your input is 0. -1 is not the output when the input is 0. इसलिए ये जो y एक्सिस पे आपका जो पॉइंट है वो क्या बनेगा, -1 पर हॉलो सर्कल बनाना है। लेकिन जब भी ये ओरिजिन को थोड़ा भी लेफ्ट को मूव करता है तो आपका आउटपुट में क्या आने वाला है, आउटपुट में -1 आने वाला है। कब तक -1 आने वाला है, जब तक वो -1 इनपुट आप देंगे तब तक वो -1 आएगा। इसलिए ये -1 के कॉरस्पॉन्डिंग में जो आपका y का वैल्यू -1 आ रहा है ये डार्क सर्कल होगा। क्योंकि ये डार्क सर्कल होगा क्योंकि दिस -1 इज included, this -1 is the valid output for the input -1। अब देखते हैं -1 पर तो -1 है, लेकिन -1 से फिर गाड़ी को आगे बढ़ना है और नेगेटिव की तरफ हम जा रहे हैं, x डैश की तरफ जा रहे हैं। यानी कि -1 से आगे बढ़ा तो -1.002 यानी कि माइनस के काफी करीब, लेकिन हमारा कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है, -2 है। यानी कि -1 से थोड़ा भी आगे गया तो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग जो -2 से शुरू हो गया, यहां से शुरू होने वाला है। -2 से शुरू होने वाला है, लेकिन -1 पर तो -1 है, -1 पर -2 नहीं है। -1 से थोड़ा सा लेफ्ट को मूव किया तब हमारा ये -2 है। इसलिए यहां पर हम होलो सर्कल देंगे और यहां से फिर हमारा जर्नी शुरू हो जाएगा, कितना, -2 तक। क्योंकि -2 पर भी इसका वैल्यू -2 ही आने वाला है, इसलिए -2 पे होलो सर्कल नहीं होगा बल्कि डार्क सर्कल होगा। लेकिन -2 जैसे ही अब मूव करेगा, -2 से थोड़ा सा आप -2.0001 भी देंगे तो आप क्या देख रहे हैं, आप फिर देख रहे हैं कि ये अगर -2.00001 भी देंगे तो ये क्या होगा, ये -3 बन जाएगा। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि -2.001 इज नॉट एन इंटीजर। तो देखेगा भाई इससे हमारा छोटा इंटीजर कौन सा है, छोटा है -3, -4, -5, और इसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, तो आपको जवाब आएगा -3 है। तो इसलिए ये फिर जो -2 पर -2 आएगा, लेकिन -2.001 पर फिर -3 आएगा, यहां पर आ जाएगा -3, तो यहां से शुरू हो जाएगा -3। लेकिन -2 पर -3 नहीं है, इसलिए -3 पर यहां होलो सर्कल लगाना है और ये फिर आपका ये -4 तक चलता जाएगा। उम्मीद है एक ग्राफ भी आपको समझ में आया है और ग्राफ में किस तरह से कहां पर होलो सर्कल लगाना है और कहां पर डार्क सर्कल लगाना है और क्यों लगाना है, ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आया। क्योंकि ये समझने के बाद ही आप इसका डोमेन और रेंज भी समझ पाएंगे।
मैंने समझाने का भरपूर कोशिश किया। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज कमेंट में लिखिए कि यस सर, आई अंडरस्टूड इट। स्टूडेंट, डोमेन और रेंज इसमें समझना काफी आसान है, क्योंकि जब इस फंक्शन का हम डोमेन का बात करते हैं तो डोमेन में आप देख रहे हैं इस टेबल में जो हम x का वैल्यू दिए हुए हैं, सारे रियल नंबर दिए हुए हैं। सारे रियल नंबर हो सकते हैं। आप बोल सकते हैं सर इसमें हम इरेशनल नंबर नहीं देख पा रहे हैं, तो इरेशनल नंबर अगर आप √2 का बात करते हैं, √2 का बात है 1.414 डॉट डॉट √3 का बात करते हैं तो 1.732 डॉट डॉट, तो 1.4 इटसेल्फ इज नॉट एन इंटीजर। आप इसको भी समझ सकते हैं कि 1.414 तो हम क्या देखेंगे, 1.414 अगर इनपुट देते हैं तो हम देखेंगे उससे छोटा यानी कि 1। तो ये भी अगर √2 आपका इनपुट होगा तो आउटपुट 1 होने वाला है। बताने का कोशिश कर रहे हैं कि सारे इरेशनल नंबर भी यहाँ x में इंक्लूडेड है, यानी कि आपका परमिसिबल इनपुट सारे रियल नंबर्स हैं, यानी कि डोमेन बन जाते हैं हमारा -∞ टू ∞, या सारे रियल नंबर। अब रेंज का देखते हैं। अब रेंज में आपको क्या मिलता है, रेंज में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -2 है, -1 है, -3 भी हो सकता है, -4 हो सकता है, यानी कि सारे इंटीजर्स हैं। ये जो इंटीजर का सेट है वही हमारा इस फंक्शन का रेंज है, यानी कि आप लिख सकते हैं रेंज इज द सेट ऑफ इंटीजर। जनरली z से हम इंटीजर के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आप रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज z। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।